हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम लोग ये चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन देखें। हाइड्रोकार्बन जो है ये चैप्टर आज से हम लोग इसको पढ़ते हैं। और इस चैप्टर में आपको हाइड्रोजन और कार्बन से संबंधित जितने भी यौगिक हैं उसमें से कुछ, जैसे आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के कुछ एग्जाम्पल और उनका प्रिपरेशन, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और यानी भौतिक गुण, रासायनिक गुण जिसे आप कहते हैं, उनका निर्माण और साथ ही साथ उनका उपयोग क्या है। तो ये सारी बातें हम लोग सब एक एक करके देखेंगे। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, किस में वर्गीकृत किया गया है, कौन सा खुली श्रृंखला के यौगिक है, कौन सा बंद श्रृंखला के यौगिक है, ठीक। एलिसाइक्लिक कौन सा है, कौन सा एरोमेटिक है, ये सारी बातें जो हैं इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। और चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो इसको पार्ट वाइज करके हम लोग इसको सब पढ़ लेंगे, ठीक। देखिए यहाँ से, हाइड्रोकार्बन्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोकार्बन जो आप देख रहे हैं यह किससे किससे मिलकर बना है। तो हाइड्रो का मतलब, हाइड्रो मतलब यहाँ हाइड्रोजन, और कार्बन मतलब कार्बन। यानी कि ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हीं को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक। तो इसमें और कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात। आगे देखिए, द इम्पॉर्टेंट फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन, कोल गैस। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल हुआ, केरोसिन हुआ, ये सब कार्बन नंबर 14 से लेकर के कार्बन नंबर 16 के बीच ये आ जाएंगे। यहाँ आप जैसे पेट्रोल, केरोसिन, ये अक्सर कार्बन नंबर 14 से 16 के बीच में ये लगभग आपको मिल जाते हैं। और आपका जो ये कोल गैस है, कोल गैस, कोल मतलब कोयला है ना, कोल गैस, विशेष रूप से कोल गैस में अधिक मात्रा में मीथेन होता है ना, और भी उसमें बहुत सी गैसें मिश्रित होती हैं, बट कोल गैस में मुख्य रूप से आपका ये मीथेन आपका आ जाएगा, है ना। और इसी में कार्बन मोनोऑक्साइड भी, ये सब आ जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही है। सीएनजी आपका कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें भी मीथेन ही मुख्य रूपेण है। और एलपीजी में आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है ना, इसमें आपका ब्यूटेन और प्रोपेन आ जाता है। ब्यूटेन यानी C4, वही 4 2 जा 8 2 10, C4H10, और प्रोपेन यानी C3H 3 2 जा 6 6 2 8। ये तो प्रोपेन और ब्यूटेन ये आपका एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में होता है। ये सभी देखें क्या है, हाइड्रोकार्बन्स आर देयर मिक्सचर, या हाइड्रोकार्बन है या फिर उनके मिश्रण। अब मिश्रण में आपका वही बात कर रहे थे ना, जैसे कोल गैस हुआ, सीएनजी है, ये इसमें मिश्रण मिलता है, कुछ और भी कंपाउंड इनके साथ देखने को मिलते हैं। है तो मुख्य रूप से मीथेन ही, और भी कुछ मिले होते हैं, इसीलिए मिक्सचर लिखा यहाँ पर। देखिए स्रोत कहाँ से ये सब प्राप्त होते हैं, पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल ही नहीं, ये गाढ़ा द्रवीय पदार्थ होता है, उसी में से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब निकालते हैं, तो वो एक मिश्रण है ना, तो इसी पेट्रोलियम कहते हैं। एंड नेचुरल गैस और प्राकृतिक गैसें जो हैं, इसमें भी आपका मीथेन अधिक मात्रा में रहता है। आर द मेजर सोर्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एक एलिफैटिक होता है, एक एरोमेटिक। एलिफैटिक और एरोमेटिक में जैसे बेंजीन आ जाएगा, है ना,
एरोमेटिक बताया जाएगा जो हकल रूल को फॉलो करे, जैसे आपका रिंग हो, उसमें साथ ही साथ प्लेनर हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रखे, तो वो सब एरोमेटिक में आएगा। एलिफैटिक में आपके जैसे ये आ जाएंगे, एल्केन आ जाएंगे, है ना, एल्केन एलिफैटिक में आ जाएगा। एलिफैटिक में ही आपका ये एल्कीन और एल्काइन भी आ जाएगा एलिफैटिक में। बट यहाँ ये देखिए जैसे डबल बॉन्डेड वाले हैं, अब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों तो आपके असंतृप्त एलिफैटिक होंगे, और ये क्या है, संतृप्त एलिफैटिक होगा। ऐसे ही एलिसाइक्लिक में भी आपको मिलेगा, एलिसाइक्लिक भी एलिफैटिक में आ जाएगा, एलिफैटिक में। लेकिन एरोमेटिक में वो एरोमेटिक अभी हकल रूल ये सब सारी बातें आगे देखेंगे। देखिए व्हाइल, जबकि कोल इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखिए कोल यानी जो कोयला है वो एक महत्वपूर्ण स्रोत है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। द ऑयल ट्रैप्ड इनसाइड द रॉक्स इज नोन एज पेट्रोलियम। द ऑयल मतलब तेल नुमा, है ना, पदार्थ है, ये चट्टानों के अंदर पाया जाता है, उसी पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रो का मतलब ही होता है राख यानी चट्टान, और ओलियम का मतलब होता है तेल, है ना, चट्टानों का तेल ही है वो पेट्रोलियम। द ऑयल इन द पेट्रोलियम फील्ड इज कवर्ड विथ ए गैसियस मिक्सचर नोन एज नेचुरल गैस। ध्यान दीजिए, द ऑयल इन द पेट्रोलियम फील्ड इज कवर्ड विथ ए गैसियस मिक्सचर नोन एज, ये नेचुरल गैस। वही देखिए, द ऑयल इन पेट्रोलियम फील्ड, पेट्रोलियम क्षेत्र में इज कवर्ड विथ ए गैसियस मिक्सचर। एक जैसे कहीं पेट्रोलियम क्षेत्र है तो वहाँ पर एक प्राकृतिक गैस उसको क्या करती है, कवर किए रहती है ना, और उसी में काफ़ी और भी गैसें पाई जाती हैं, तो उसी की नेचुरल गैस कहते हैं। जैसे उसमें अधिक मात्रा में नेचुरल गैस में मीथेन होता है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द नेचुरल गैस और मीथेन, देखिए यहाँ लिखा गया ना, मीथेन, मीथेन अधिक मात्रा में है, फिर इथेन है, फिर प्रोपेन है, फिर ब्यूटेन है, ठीक, ये सब होते हैं नेचुरल गैस में। तो ये जानते रहिए। और देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स का यहाँ जरा चेक करिए, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, ठीक, देखिए क्लासिफिकेशन इसका हाइड्रोकार्बन का। अब आपको ये देखने को मिलेगा कि एक तो आपका ओपन चेन होता है जिसे एलिसाइक्लिक या एलिफैटिक कह देते हैं, एलिसाइक्लिक या एलिफैटिक कह देते हैं, ठीक है। एलिफैटिक में ये सब आ जाएंगे आपके एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, लेकिन इसमें भी जैसे ये क्या है, संतृप्त, ये संतृप्त एलिसाइक्लिक है, और ये दोनों क्या हैं, एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त, असंतृप्त एलिसाइक्लिक या असंतृप्त एलिफैटिक आप कह सकते हैं। और दूसरा आपको मिलेगा ये क्लोज्ड या कार्बोसाइक्लिक है, और साइक्लिक कंपाउंड। अब ये भी दो प्रकार के आपको मिलेंगे। एक तो होता है, अब इसमें यहाँ पर डिटेल तो दिया नहीं है, ये जानते रहिए कि इसमें भी दो प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका होगा होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। अब होमोसाइक्लिक में क्या होगा, जैसे उसमें समान प्रकार के ही, जब जैसे कार्बन ही हो रिंग में तो वो आपका समचक्रीय हो जाएगा। और अगर कार्बन के अलावा कोई और अन्य अगर उसमें यौगिक रहते हैं, जैसे सल्फर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम चक्रीय। बट यहाँ उस तरीके से दिया नहीं है, देखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखिए इसको यहीं से डिवाइड कर दिया है, ये एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक है, एलिसाइक्लिक, और ये था एसाइक्लिक है। एसाइक्लिक मतलब इसमें कोई रिंग नहीं रहेगी, एसाइक्लिक है, या फिर एलिफैटिक। एसाइक्लिक मतलब कोई रिंग न रहे, लेकिन यहाँ एलिसाइक्लिक है मतलब इसमें रिंग रहेगा। एरोमेटिक में भी रिंग रहेगा, अभी कंपाउंड इसके कुछ देखेंगे। अब जैसे इसमें साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन, तो रिंग रहेगा। रिंग जैसे अभी देखिए ये 3 कार्बन का आप बना सकते हैं, ठीक, ये आपका क्या कहा जाएगा, अब इसमें हाइड्रोजन 2 2 जोड़ दीजिए,
दो दो हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये आपका साइक्लोएल्केन हो गया। साइक्लोएल्कीन कब हो जाएगा, यहीं रिंग में कहीं डबल बॉन्ड आ जाए। साइक्लोएल्काइन कब हो जाएगा, वहीं रिंग में कहीं ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। ठीक, तो ये सब होगा। और ये एरोमेटिक के लिए इसमें देखिए एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, जैसे बेंजीन एक एग्जांपल यहाँ ले लीजिए आप, एक एग्जांपल बेंजीन ले लीजिए। और इसमें ये सबसे सिंपलेस्ट आपका एरोमेटिक को समझने के लिए यही बेंजीन से ही आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे एरोमेटिक होने के लिए ना कई बातें इसमें याद रखना है। जैसे उसमें क्या होना चाहिए, पहला तो ये कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे पहचानेंगे। और दूसरी बात ये होना चाहिए कि प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर का मतलब क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, प्लेनर हो। और चलिए यहाँ तीसरा पॉइंट वो यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, प्लेनर sp2 संकरण होना चाहिए, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। और चौथी बात ये कि रिंग होना चाहिए, बिना रिंग के नहीं होगा। इतना अगर रहेगा तो हो जाएगा। ठीक है, और एक बात ये भी जानते रहिए, n बराबर यहाँ ये n बराबर क्या है, n बराबर 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कोई नंबर आप रखिए यहाँ पर। अगर आपको मिलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन अगर मिलते हैं आपको, 0 अगर रखेंगे तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 2। ठीक, और अगर 1 रखते हैं तो कितना मिलेगा, 6। भाई 1 रखिए, 4 1 जो 1 4 1 जो 4 4 2 6। और अगर आप 2 रखते हैं तो 4 2 जो 8 8 2 10। आपको याद रखना है ना, जैसे 2 में 4 जोड़िए 6, 6 में जोड़िए 4 10, 10 में 4 जोड़िए फिर 14, फिर 18, ये सब इलेक्ट्रॉन अगर मिलें तो वो एरोमेटिक होगा। अब यहीं देखिए जितने भी कहीं डबल बॉन्ड आते हैं, जैसे डबल बॉन्ड आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, यही दोनों साझा होकर के तो डबल बॉन्ड बनाए, तो एक पाई बंध बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। ऐसे ही यहाँ एक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 पाई, तो 3 तो पाई बॉन्ड है। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन पूछे तो एक पाई बॉन्ड में, यानी एक पाई जो बंध है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में 3 दूनी 6। और देखिए यहाँ 6 आ गया, और 6 आ गया, साथ ही साथ और भी चेक कर लो क्या रिंग है, रिंग तो है ही इसमें। ठीक है, sp2 संकरण है सबका, देख लेंगे है सबका। और इसमें 4n+2 पाई मतलब यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है भी। प्लेनर मतलब वही sp2 संकरण है, एक प्लेन में है सब, है ना, एक ही प्लेन में, तो इसलिए बेंजीन आपका एरोमेटिक है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप दिखा सकते हैं। जैसे एरोमेटिक का कभी पूछा जाए कि ये बताइए, यहाँ बताइए यहाँ पर ये एरोमेटिक है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, है तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन है। ठीक, यहाँ से एक हाइड्रोजन एक कोई ग्रुप और जुड़ा था जो वो निकल गया इलेक्ट्रॉन लेकर, और लेने वाला कोई अधिक विद्युतऋणी कार्बन रहा होगा, हो सकता है हैलोजन रहा हो, लेकर गया इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हाइड्रोजन है। अब इसको कैसे पता करेंगे एरोमेटिक है कि नहीं। तो देखिए आपको ये देखना है ना, जैसे कहीं अगर जैसे मेथेन होता है, मेथेन समझिए, मेथेन अगर है, इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो ये चारों सिग्मा बॉन्ड है। क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। और कहीं 4 सिग्मा बॉन्ड रहे, ध्यान देना, 4 सिग्मा बॉन्ड रहे तो sp3 संकरण होता है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड रहे और एक पाई बॉन्ड रहे, ठीक है, तब उसे कहते हैं sp2 संकरण। कहीं 2 सिग्मा बॉन्ड रहे और 2 पाई रहे, सिग्मा से ही अक्सर चेक करते हैं, 2 सिग्मा मिल जाए तो sp संकरण। तो अब देखिए चेक करिए, यहाँ पर क्या है, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, डबल बॉन्ड जो है एक उसमें वही पाई है, और ये भी सिग्मा। तो इस कार्बन को चेक करिए क्या है,
3 सिग्मा हो गया तो sp2 संकरण। यहाँ भी है, यहाँ भी, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, और इधर तो एक सिग्मा एक पाई है, तो इस कार्बन को चेक करिए, 3 हो गया सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा हो गया, तो हो गया ये sp2 संकरण। इसे भी जरा चेक कर लीजिए जहाँ प्लस चार्ज है। देखिए ये सिग्मा बॉन्ड, और यानी ये सिग्मा हुआ, ये सिग्मा हुआ, और इधर जो आया है ये भी सिग्मा, 3 सिग्मा हुआ, ये भी sp2 हो गया। और साथ ही साथ इसमें एक डबल बॉन्ड है, ध्यान देना, एक डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड का तात्पर्य ये होता है कि एक डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। एक डबल बॉन्ड अगर है, जैसे एक एक है, यही बॉन्ड है पाई, इसमें कितने पाई, पाई बंद हो गया ना, ये पाई है, तो एक तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो इसे कहते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड है यानी एक पाई बंद है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और वो भी कौन से? पाई, क्योंकि ये डीलोकलाइज होते रहते हैं इसमें रिंग में, तो ये भी जानिए। और एरोमेटिक होने के लिए डीलोकलाइजेशन भी वही ज़रूरी है। ठीक, वही डीलोकलाइजेशन कब होगा? जब वो sp2 संकरित होगा, प्लेनर होगा। ठीक, ये सारी बातें। तो देखिए ये भी आपका क्या है? यह भी आपका एरोमेटिक निकला। क्यों? क्योंकि 2, अभी तो बताए थे ना 4n+2 में 2 इलेक्ट्रॉन रहे, 2 है, तो ये एरोमेटिक है। ठीक, इस तरीके से अभी आगे मिलेगा, तो इसे भी आप देख लीजिएगा, तो एरोमेटिक क्या है, कैसे है। ठीक, आगे देखिए यहाँ, अब एक एक करके यही सब हम लोग देखेंगे, जिसमें आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एक एक करके क्रम से देखते हैं। सबसे पहले एल्केन देखिए, एल्केन ज़रा चेक करिए, देखिए क्या है, कैसे है, इसके बारे में समझें। देखें, देखिए जो एल्कीन होता है, इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ये कोई पूछता है n बराबर क्या है, तो n बराबर नंबर ऑफ कार्बन, n बराबर नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन का नंबर है। अभी जैसे n के स्थान पर 1 रख दें, n के स्थान पर 1 रख दें, तो C1 हो गया, और यहाँ भी 1 रख दें, तो 2 1 जे 2 और +2 4 यानी मीथेन हो गया। ऐसे मीथेन, एथेन, इस तरीके 2 कार्बन लेंगे तो एथेन ऐसे बनता रहेगा। अगर एल्केन होता है, ध्यान रहे, तब उसे पैराफीन कहते हैं, पैराफीन्स। और अगर एल्कीन है, ध्यान दें, तब वह ओलेफीन कही जाती है। ठीक, एल्केन को पैराफीन्स कहते हैं, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तब क्या है? तब आप ये कहेंगे ये पैराफीन है। कहीं अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तब इसे ओलेफीन कहते हैं, ओलेफीन। इसे पैराफीन और इसे ओलेफीन, याद रखे रहिए, ये सब पूछता है। और जितने भी एल्केन होते हैं उसमें कार्बन का संकरण sp3 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक, कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ जो होगा क्या होगा, यहाँ देखिए, ये तो ये सही नहीं दिया, 1.54 होता है, 1.54 एंगस्ट्राम होता है, जानते रहिए, 1.54 एंगस्ट्राम ये होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लेंथ है। और ये क्या होते हैं? ये केमिकली यानी रासायनिक रूप में क्या है, उतना क्रियाशील नहीं है, मतलब अनरिएक्टिव आप कह देंगे केमिकली, लेकिन टेम्परेचर, प्रेशर ये सब देंगे तो फिर रिएक्शन होगा। और ये चेन दिखाते हैं, श्रृंखला दिखाते हैं। पोजीशन मतलब इसमें कौन सा समावयवता देखने को मिलता है, तो ये चेन आइसोमेरिज्म मतलब श्रृंखला समावयवता, पोजीशन या स्थान समावयवता, और प्रकाशिक समावयवता, ये दिखाते हैं, है ना। जब चेन बदलती है तो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन बदले, कोई ग्रुप जुड़ा रहे तो पोजीशन आइसोमेरिज्म। और अगर जैसे उनको
हम क्या करें, जैसे किसी मिरर है ना, मिरर के सामने रखते हैं तो वो उनके जो प्रतिबिंब बनेंगे वो क्या होंगे, वो एक दूसरे के लेफ्ट और राइट साइड के जो ग्रुप होंगे वो चेंज हो जाते हैं। तो और साथ ही साथ वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करता। ठीक, ये आप पढ़ चुके हैं इसको पिछले चैप्टर में ही। तो प्रकाशिक समावयवता भी दिखाता है, ये बातें भी जानते रहिए, वहाँ डिटेल पढ़े हैं आप। अब देखें जैसे हेप्टेन, हेप्टेन जो है, हेप्टेन के पास 9 आइसोमर होते हैं, ऑक्टेन के पास 18, और डेकेन जो है, डेकेन, डेकेन मतलब जान रहे हैं, डेकेन, डेक मतलब 10 है ना, ये 10, और हाइड्रोजन 10 दूनी 20, 20 और 2 22, एन लगा है ना, डेकेन। तो ये आपका डेकेन कहा जाएगा, और इसके 75 आइसोमर होते हैं, यानी कि इसके इतने नॉमेनक्लेचर हैं, इतना सब इसके नामकरण है, अर्थात तो इसके इतने आइसोमर बनेंगे। तो ये थोड़ा सा समझे रहिए, इसके इतने नामकरण। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, ये देखिए दिख रहा होगा, ये कार्बन है जो राउंडेड ब्लैक से ब्लैक है, गोलाकार, इससे हाइड्रोजन ये जुड़े हुए हैं। ठीक, इनके मध्य जो एंगल होता है ना, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, इनके मध्य जो ये एंगल है 109 अंश 28 मिनट का कोण बनता है, और ये टेट्राहेड्रल होते हैं, चतुष्फल की ये संरचना बनाते हैं। तो ये भी बातें थोड़ा सा समझे रहिए। ये एथेन का स्ट्रक्चर है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन, और ये हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये हाइड्रोजन, 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 C2H6 है एथेन। ठीक, ये जानते रहिए। थोड़ा सा यहाँ देखें जरा, बीच में जो कार्बन होता है, बीच वाले में जरा देखें, जैसे एंगल अगर आप चेक करेंगे, एंगल तो इसमें जो आपका किनारे है ना, जो किनारे है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, किनारे वाला कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ तो एंगल चेक करेंगे तो 109 अंश 28 मिनट मिलेगा। थोड़ा सा यहीं बीच में चेंजिंग देखने को मिलती है, और ये 109 अंश और 109.5 अंश आप कहेंगे, है ना, 109.5 अंश देखने को मिलता है। ये देखें यहाँ पर एंगल रिप्रेजेंट किया गया है, और वही बातें यहाँ भी हैं। ठीक, और यहाँ अगर इसका चेक करेंगे तब यहाँ जरा देखिए, इधर कार्बन, केवल कार्बन वाले को चेक करिएगा, 109.5, 109.5, लेकिन इधर अगर आप चेक करेंगे ना, इधर तब ये 109 अंश 28 मिनट है। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है, और वही बातें यहाँ भी बताई गई हैं। देखें, वही सब कुछ है, प्रोपेन में और ब्यूटेन में एकदम सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। तो अब देखिए प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन, निर्माण, ये प्रिपरेशन आपका एल्केन को बनाने की विधियां हैं। तो एल्केन का प्रिपरेशन देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे, आज अभी प्रिपरेशन देखते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, निर्माण कैसे करते हैं। तो एक नेम रिएक्शन है इम्पॉर्टेंट, वुर्ट्ज रिएक्शन। वुर्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड मतलब जैसे आप हाइलोजन ये जुड़ा रहे, एक एच को हटाकर एल्केन में से, तो उसी को एल्किल हैलाइड कहते हैं। सोडियम के साथ क्रिया करवाते हैं शुष्क ईथर के उपस्थिति में, तो ये आपका बन जाता है एल्केन। याद रहे इसमें बहुत महत्वपूर्ण, वुर्ट्ज अभिक्रिया में जो ये कंपाउंड बनता है ना, इसमें कार्बन जो होना चाहिए वह सम संख्या में होना चाहिए, तो ज़्यादा मात्रा में उत्पाद बनता है। अब कार्बन यहाँ जरा देखिए, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, 4 कार्बन मतलब सम संख्या है 4, तो सम संख्या के कार्बन वाला एल्केन बनता है।
तो ये जानते रहिए, इम्पोर्टेंट है। और देखिए दूसरा पॉइंट, फॉलो मेनली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ऐसे रिएक्शन जो होते हैं वुड्स रिएक्शन, यानी आप कहेंगे यह फ्री रेडिकल मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा यह अभिक्रिया पूर्ण होती है। यूजफुल इन प्रिपेयरिंग आयन। अब देखिए किस लिए ये यूजफुल है, ज़रा ध्यान दें, यहाँ समझें। यूजफुल इन प्रिपेयरिंग आयन एल्केन, ये एल्केन बनाने के लिए। और कैसे? एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। इवन मतलब सम संख्या भी जो बताए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, मतलब 2 से कटने वाले जो नंबर हैं वैसे कार्बन का नंबर इसमें प्रोडक्ट में होना चाहिए। जैसे 4 रहे या 2 रहे या 6 रहे 8 रहे, ठीक है, ऐसे रहेंगे तो एक ये भी जानते रहिए कि इस विधि से मेथेन नहीं बना सकते, बहुत महत्वपूर्ण। वुर्ट्ज रिएक्शन से कभी पूछा जाए कौन सा एल्केन नहीं बना सकते, तो आप बताएंगे क्या? मेथेन, जानते रहिए। और इसमें क्या है कि स्टेपिंग अप रिएक्शन है ना, स्टेपिंग अप रिएक्शन यह इसमें स्टेप बाय स्टेप ऐसे प्रोसेस होता रहता है। यानी देखिए स्टेपिंग अप रिएक्शन ये फ्री रेडिकल रिएक्शन में ही देखने को मिलते हैं। ये फास्ट होता है, मतलब तेजी से होता है। दूसरा रिएक्शन देखिए फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या है। जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु के साथ आप जिंक की क्रिया करवाते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। और जिंक, ध्यान दीजिए, सोडियम के स्थान पर यही जिंक ले लिए। यहाँ पर क्या लिए थे? देखिए यहाँ भी वही सेम था। एल्किल हैलाइड यहाँ 2 अणु है, यहाँ भी देखिए 2 एक ही साथ लिख दिया गया, 2 अणु है। बस यहाँ सोडियम ले रहे थे तो वुड जो हो रहा था, यहाँ जिंक लेंगे तो फ्रैंकलैंड हो जाएगा, याद रखे रहना है। और प्रोडक्ट वही एल्केन ही बनेगा, ठीक, जानते रहिए। और इधर जिंक के हाइलाइट बन जाएंगे, यानी अगर हाइलोजन है दोनों, यानी एक यहाँ से एक यहाँ से निकल कर जिंक के साथ क्रिया कर लेगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट किसे कहते हैं? RMgX को याद रखे रहिए। R मतलब एल्किल ग्रुप, Mg मतलब वही मैग्नीशियम, और X मतलब हाइलोजन, वो भी विशेष रूप से कौन सा हाइलोजन? तो ब्रोमीन जो है वो आपका होता है, विशेष रूप से ध्यान देना है। अब यहाँ दिया गया फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड RMgX के साथ वाटर की क्रिया करवा दीजिए। अब देखिए RMgX है, वाटर के साथ क्रिया करवाए तो वाटर में क्या 2 पार्ट होते हैं, एक H+ और एक OH-। तो सिंपल है। अब ये यहाँ से टूटेगा क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और कार्बन नॉन मेटल यहाँ माइनस, तो इसका माइनस इसके प्लस से जोड़िए। देखिए आर मतलब एल्किल ग्रुप, और इसका प्लस इसके माइनस है, तो RH का मतलब एल्केन बना, RH मतलब एल्केन। और क्या बन जाएगा? ये OH इससे आके जुड़ जाएगा, इसका प्लस इसके माइनस है, तो MgOH-X। देखिए यहाँ MgOH-X बना। तो एल्केन ऐसे भी बना सकते हैं, और वही अगर एल्कोहल से क्रिया करवाते हैं तब भी वही बातें। तो एल्कोहल में तब क्या होगा ना, ROH यहाँ से टूटेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये जाएगा वही RMgX में R से क्रिया करेगा तो RH बन जाएगा, और ये MgORX। ऐसे RMgX के साथ अगर RnH2 की क्रिया करवा दें, RnH2 में एक H निकलेगा, वही H R से क्रिया करके RH, और NH बचा। जब एक H निकल गया RnH2 से तो RnH बचा, वही ब्रैकेट में लिख देंगे MgRNH-X, ठीक। तो इस तरीके से बना सकते हैं। और देखिए फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे एल्काइन, इससे भी बना सकते हैं। एल्कीन से हाइड्रोजन की क्रिया निकिल की उपस्थिति में आप करवाएं और गर्म करें, लगभग इसको 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप के बीच में, तो ये पाइप बंद टूट जाएगा। हाइड्रोजन एक यहाँ आके जुड़ जाएंगे, एक यहाँ,
और ये एल्केन में बदल जाएगा। इसको साबाते सेंड्रेंस अपचयन कहते हैं। अपचयन में वही हाइड्रोजन का जुड़ना, साबाते सेंड्रेंस रिडक्शन। अब देखिए यहाँ एल्काइन है तो यहाँ एक बार देखिए हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्रोजन एक बार, ये यहाँ तो आपको बैलेंस नहीं किया गया है, यहाँ बैलेंस करना चाहिए। 2H2 2 लगा दीजिएगा, 2H2 तो 4 यहाँ, 2 यहाँ जुड़ जाएंगे। जब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो 2 यहाँ देखिए जुड़ जाएगा, एक पहले से है, 2 यहाँ और जुड़ जाएगा तो 2 1 3 हो गया, तो 2 दूनी 4 इसलिए यहाँ लिखे। तो ये भी आपका साबाते सेंड्रेंस है। और देखिए एल्केन बना रहे हैं, एल्केन बन रहा है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम कार्बोक्जिलिक एसिड्स, डिकार्बोक्जिलेशन करवा दीजिए, है ना। जैसे देखिए सोडियम एसीटेट और NaOH, जिसे आप कास्टिक है सोडा कहते हैं, और ये CaO, इन्हीं दोनों के मिश्रण को सोडा लाइम कहते हैं। कभी कोई पूछे NaOH और प्लस CaO तो ये सोडा लाइम है। इसी के साथ इसकी क्रिया करवाएंगे तो आपको मेथेन और सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। तो हमें एल्केन तो बना ले रहे हैं ना, बस एल्केन बनाना है, उसी की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। तो ये जानते रहिए, ये सोडियम एसीटेट या इसी को सोडियम एथेनोएट कहते हैं, ठीक। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या होता है, इसमें वही सोडियम एसीटेट का जल के साथ, ध्यान दें, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, एल्केन, यानी एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और NaOH। तो यहाँ देखिए आपको मिला एल्केन यानी एथेन मिला। तो इस तरीके से ये प्रिपरेशन था एल्केन का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यही भौतिक गुण से, ठीक। और इस तरीके से इस चैप्टर को पार्ट में पढ़ करके ख़त्म कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।